नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? Nationalism is nothing but the desire of group of people on the basis of same caste, religion, group। किसी सेम कास्ट रिलीजन ग्रुप के बेसिस पे अगर बहुत सारे पीपल का एक डिजायर हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो डिजायर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर ऑफ पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर ऑफ पीपल on the basis of same language, culture, tradition और living within a territory to form an independent nation। उसी बहुत सारे लोगों का डिजायर जो क्या करे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, उसके बेसिस पे अगर वो क्या करे, किसी इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की जो उनमें जो डिजायर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं, राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सॉरियो की एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट ऑफ नेशन। उस पेंटिंग में 4 चीजों को डिस्कस किया गया। पहला चीज ये डिस्कस किया गया कि बहुत सारे यूरोप और अमेरिका के लोग लंबी कतारें बना के चल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जाके उसको होमेज प्रदान कर रहे हैं, वहां पे जाके श्रद्धा से अपना सर झुका रहे हैं। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सेकेंड, जो इस पेंटिंग का फर्स्ट पोर्शन ये डिस्क्राइब किया कि यूरोप और अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ कतार बना के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहे हैं। सेकेंड जो इस पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया वो सेकेंड था कि स्टैच्यू ओमेन को एलोगेरी एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिबर्टी, फ्रांस में एज ए सिंबल ऑफ लिबर्टी वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस पेंटिंग में जो ओमेन है वो एक हाथ में क्या रखी हुई है? टॉर्च रखी हुई है। एक हाथ में ह्यूमन जो ओमेन है उसके एक हाथ में इन वन हैंड देयर विल बी टॉर्च, इन वन हैंड टॉर्च है और अदर हैंड में चार्टर ऑफ मैन राइट्स, चार्टर ऑफ मैन राइट्स। अदर हैंड में क्या है? चार्टर ऑफ मैन राइट्स। तो ये पेंटिंग में ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज जो उसमें डिस्कस की गई है वो ये है कि जो बहुत सारे जो डिस्पोटिज्म किंग हुए, जो एब्सोल्यूटिस्ट हुए, उनके बिल्डिंग के अवशेष खंडर वहां पे जमीन पे बिखरे पड़े हैं। वो पेंटिंग, वो तीसरा पोर्शन वो डिस्कस कर रहा है। जो एब्सोल्यूटिस्ट के जो बिल्डिंग्स हैं वो वैसे बिखरे ग्राउंड पे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और चौथा पेंटिंग एक यूटोपियन विजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूटोपियन विजन को। यूटोपियन विजन क्या होता है? काल्पनिक, हमारा जो काल्पनिक एक एजम्पशन होता है उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरा विश्व के लिए लोग एक साथ मिलकर डेवलपमेंट, वर्क एंड डेवलपमेंट के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और जो गॉड है ऊपर से उनको ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये फ्रेडरिक सॉरियो का एक विजन था, पेंटिंग था जिसका नाम क्या था? पैक्ट ऑफ नेशंस। तो इसमें 4 चीजों को डिस्कस किया गया है। तो पहला क्या था? यूरोप और अमेरिका के लोग आपस में एक लॉन्ग चेन बना के चल रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या था उसमें? जो एक ओमेन, फ्रांस में ओमेन को एज ए सिंबल ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट किया जाता था और ओमेन के एक हाथ में क्या है? टॉर्च है और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ मैन राइट्स है। तीसरे पोर्शन में ये डिस्कस किया गया है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट होते थे, जो एब्सोल्यूटिस्ट है उनके बिल्डिंग्स, उनके मैनर्स, उनके फोर्ट्स के अवशेष ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। और चौथे ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो बहुत सारे जो वर्ल्ड के विभिन्न कंट्री के जो लोग हैं वो आपस में वर्क एंड डेवलपमेंट के एजेंडे पे एक साथ हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन मिला के चल रहे हैं और
गॉड, और ऊपर से गॉड, बहुत सारे जो गॉड है वो क्या कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नास्ट, अ नेशन इज ए क्यूमुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, डिवोशन एंड एंडेवियर। एक राष्ट्र क्या होता है, बहुत सारे संगठित बलिदानों, डिवोशन और बहुत सारे प्रयासों का एक संगठित नतीजा ही क्या होता है, एक राष्ट्र होता है। तो ये नस्ट, अकॉर्डिंग टू नस्ट क्या था, फ्रेंच फिलोसोफर, ए नेशन इज ए क्यूमुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस, डिवोशन एंड एंडेवर था। 19th सेंचुरी का जो यूरोप था, एक्सेप्ट ब्रिटेन, यूरोप का जितना पोर्शन था वो सारा का सारा किसके कब्जे में था, फीडुअल लॉर्ड्स के कब्जे में था। और फीडुअल लॉर्ड्स क्या करते थे, जो कॉमन पीपल का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो कहीं ना कहीं जो यूरोप में जो चेंजिंग आया, वो चेंजिंग कहाँ से आया, पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, और लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज आया वो कहाँ से आया, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया, और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। वहाँ पे फीडुअल लॉर्ड्स को खत्म किया गया। इसके बाद वहाँ पे और भी चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशंस को बदले गए। इसके बाद जो अदर चेंजेस और किया गया, वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। उनका जो फ्रेंच का जो करेंसी हुआ करता था, उसको जो फ्रेंच का करेंसी हुआ करता था 1789 से बिफोर, उसको चेंज करके उस करेंसी को चेंज कर दिया गया। साथ साथ जो फीडुअल सिस्टम था उसको खत्म किया गया, सर्फडम को खत्म किया गया। साथ साथ फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि जो न्यू गवर्नमेंट आई, वो बहुत सारे स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे लिबर्टी दी। वो मैसेज पूरा वर्ल्ड, पूरा यूरोप में गया, और कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसी कारण यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना जग गई। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि, लेकिन ये परमानेंट, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन कभी भी फ्रांस को परमानेंट डेमोक्रेसी नसीब नहीं हो सकी, क्योंकि जो भी शासन में आया वो क्या किया, उसके साथ कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ जो स्टार्टिंग में तो लोगों के प्रति उनका रवैया सही रहता था, लेकिन बाद में वो भी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क की तरह बिहेव करना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों का भरोसा जो उस टाइम की जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी, एक्टिव सिटीजन्स की जो गवर्नमेंट थी, उससे उठ गई। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ यूरोप चेंजेस ड्रेस्टिकली। अब क्या हुआ, यूरोप के अंदर क्या हुआ कि जो फ्रांस के अंदर जो अभी नया नया जो डेमोक्रेसी जो स्टोर्ड हुआ था, उससे क्या हुए, लोग बहुत ही प्रभावित हुए। अगर अलग, और फ्रांस, यूरोप, ब्रिटेन के बाद फ्रांस एक ऐसा स्टेट बना जिसका क्या था, कन्फाइंड टेरिटरी था। और फिर क्या हुआ, जो आगे अपने कॉलोनी को बढ़ाने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए। लोकल पीपल, सबसे पहला जो चेंजेस किया गया, जो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, जो कैलेर्जी और नोबेल को एक टैक्स से एग्जाम्पशन था, उनको टैक्स से एग्जाम्पशन नहीं हटा दिया गया। वो सारा सिस्टम एबॉलिश किया गया, जितने भी सिलेवरी सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया। नया करेंसी को लाया गया। नए करेंसी का लाने का क्या मतलब था, गवर्नमेंट का चेंज हो जाना। जो नेशनल असेंबली था उसका नाम बदल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर दिया गया। और भी बहुत सारे यूरोप के अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए। और ये रिफॉर्म्स कौन लाया, आफ्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो रिजाइन ऑफ टेरर आफ्टर 1794 के बाद कौन आया, फ्रांस की सत्ता में फिर से आया नेपोलियन। उसने क्या किया, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। उसने जो रॉबेस्पियर के द्वारा जो किया गया जो रिफॉर्म्स था उसको तो रहने दिया ही, साथ साथ उसने कई और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। इसने जो पहले जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी को जो प्रमोट नहीं किया जाता था, इसके शासनकाल में कैपिटलिज्म इकोनॉमी को प्रमोट किया जाने लगा। और लोगों को इसने और भी बहुत सारे चेंजेस किया। पहला चेंजेस जो इसने किया ट्रेड एंड कॉमर्स में, डेट इज मैट्रिक सिस्टम। ये क्या था, पहले क्या था कि अलग अलग कंट्री, अलग अलग बॉर्डर का अलग अलग वेट हुआ करता था। उसको इसने क्या किया, यूनिफॉर्म सिंगल वेटिंग सिस्टम कर दिया, जिससे क्या हुआ
कि जो जो जितने भी ट्रेडर्स थे उनको ट्रेड करने में आसानी होने लगी। और इसने सिर्फ वेटिंग सिस्टम को ही यूनिफॉर्म नहीं किया, साथ साथ करेंसी को भी क्या कर दिया, अपने जितने भी फेडरेशन ऑफ स्टेट या कॉलोनी थे उसमें उसने इसको लिमिटेड कर दिया। तो ये एक रिफॉर्म्स था जो किसको, मर्चेंट वर्ग को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मैट्रिक सिस्टम। इसके बाद दूसरा इसने जो रिफॉर्म किया उसने क्या किया, बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के साथ साथ उसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन पे भी काम किया, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। नेपोलियन के टाइम में फ्रांस बहुत तेजी से उभरा और इसका इसका जो इकोनॉमी था वो इकोनॉमिकल स्टेटस भी बहुत तेजी से उभरा। तीसरा जो इसने रिफॉर्म किया दैट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। वो किसके लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किसके लिए किया, वो चिल्ड्रेन के लिए किया, क्योंकि इसका मानना था अगर नौजवान अगर पढ़ेगा तभी वो क्या कर सकता है, एक्टिव सिटीजन की तरह डिसीजन मेकिंग में काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी इसने किए। ये सारे और भी जो बहुत सारे जो फीडरल सिस्टम था उसको जो खत्म किया गया, इसी को क्या बोला गया, नेपोलियनिक कोड बोला गया। नेपोलियनिक सिविल कोड, इसी को क्या बोला गया, ये जितने जो चेंजिंग किया गया इसी को क्या बोला गया, नेपोलियनिक सिविल कोड बोला गया। टेरर था उसमें क्या किया गया, जो आम लोगों की बातों को नहीं सुना जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में उसके प्रति विद्रोह की भावना जग गई और इसी का फायदा उठाकर और नेपोलियन क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव वार आगे लड़ रहा था। तो इसकी जो है, इसकी भी जो पहुंच है वो फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर इसकी भी कद बढ़ रही थी धीरे धीरे, और इसने अवसर पाते ही फ्रांस की सत्ता पे ये काबिज हो गया और फ्रांस के अंदर क्या किया, इसने मोनार्क को रीएस्टेब्लिश कर दिया। लोगों का इसको सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि स्टार्टिंग में इसने चेन ब्रेकर का काम किया। इसने क्या किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जो उस टाइम लोगों को बहुत पसंद आया और ये नेपोलियन की मोनार्क की आइडिया को लोग भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि उसने क्या किया, जो अपने मोनार्किज्म को, अपने एब्सोल्यूटिस्ट को प्रमोट करने के लिए इसने नेशनलिज्म का सहारा लिया। किस चीज का सहारा लिया, नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म एक ऐसा फैक्टर था जो नेपोलियन को प्रमोट किया आगे बढ़ने के लिए, और नेशनलिज्म का सहारा लेते हुए इसने क्या किया, इंटायर यूरोप में इसने क्या किया, इन्वेजन शुरू कर दिया। नेपोलियन ने इंटायर यूरोप में इन्वेजन शुरू कर दिया और वहां पे जो मोनार्क होते थे उसको उसके चंगुल से लोगों को मुक्त कराता था। और लोग स्टार्टिंग में जो स्विट्जरलैंड के लोग थे या जो पोलैंड के लोग थे, उसने क्या किया, नेपोलियन का बहुत ही ज्यादा वेलकम किया। स्टार्टिंग में लोग इसको चेन ब्रेकर की तरह देखते, मसीहा के रूप में देखते थे, लिबर्टी, आजाद कराने वाले के रूप में देखते थे, क्योंकि इसने फ्रांस के अंदर क्या किया, फीडियल सिस्टम को खत्म किया, सर्फडम को खत्म किया, मैन्यूरियल ड्यूज को खत्म किया। इसने लोगों को गुलामी, दास प्रथा से आजादी दिलाई थी फ्रांस के अंदर। तो इसलिए यूरोप के अंदर स्टार्टिंग में नेपोलियन जहां भी जाता था इसका वहां पे बहुत ही स्वागत, वेलकम किया जाता था, या नेपोलियन के आर्मी का वेलकम किया जाता था। लोग नेपोलियन को मसीहा के रूप में देखते थे। लेकिन कुछ लोगों का इसमें मिक्स ओपिनियन था। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो चलो ये मसीहा के रूप में हमारे लिए आया है, लेकिन कुछ का ये मानना था आर्मी और डिक्टेटर, जो आर्मी रूल है वो कभी भी लोगों का नहीं हो सकता, लोगों के हित के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का वहाँ पे ह्यूमन राइट कहीं ना कहीं छीन जाती है। ऐसा कुछ वर्गों का मानना था यूरोप के अंदर। तो स्टार्टिंग में तो इसको वेलकम किया जाने लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, नेपोलियनिक आर्मी का जो विद्रोह था वो बढ़ते चला गया है। इसके पीछे वजह ये बनी कि इसने जो यूरोप को जीतने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे फोर्सेस की जरूरत है, और फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो यूथ है वो फोर्स में भर्ती कौन होगा, आर्मी को कौन ज्वाइन करेगा, यूथ ना। तो यूथ का क्या रोल हो गया, वहां पे जहां भी वो जाता था वहां के यूथ को जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी वार लड़ने के लिए आर्मी की जरूरत है, और आर्मी के लिए यूथ की जरूरत थी। तो वहां जहां जिस कंट्री में भी ये जाता था वहां के यूथ का फोर्स रिक्रूटमेंट करता था, किसमें, आर्मी में, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में आउटरेज होने लगा और धीरे धीरे इसका जो शासन था ये भी क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा कठोर हो गया, जिसके कारण क्या, यूरोप में नेपोलियन का भी विरोध स्टार्टिंग बाद में होना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी था।
और जिसके कारण क्या हुआ, पूरा यूरोप, नेपोलियन ने रिवोल्यूशनरी के बदौलत पूरा यूरोप में नेशनलिज्म के नाम पे कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ, नेशनलिज्म के नाम पे फिर से क्या हुआ, वहाँ पे पूरा मोनार्की सिस्टम रीएस्टेब्लिश्ड होना शुरू हो गया। नेपोलियन का रोल क्या था, उसने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नेशनलिज्म के आइडिया को पूरा यूरोप में स्प्रेड करने का काम किया। और कहीं ना कहीं क्या है, नेशनलिज्म के नाम पे उसने एब्सोल्यूट मोनार्क को फिर से रीएस्टेब्लिश्ड कर दिया, जो कि लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक लंबा इतिहास लड़के, युद्ध लड़के जो हासिल किया था मोनार्की से, जो लोगों ने जो आज़ादी पाई थी, उसको नेपोलियन ने फिर से रीएस्टेब्लिश कर दिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।